जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो एनडीए और सीडीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए देखते हैं कि कैसे सवाल इस प्रैक्टिस सेट में हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है कि वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपके पास 3 जो है कॉपर की तार है, यानी कि तांबे की तार है, और उनका लंबाई अलग अलग है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अलग अलग है। तो आपसे पूछा गया है कि उनकी प्रतिरोधकता किसके लिए अधिकतम होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए, आप इस बात को नोट कीजिए कि जो रजिस्टिविटी होती है दोस्तों, अगर हम रजिस्टिविटी की बात करते हैं तो दोस्तों रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो आपको ये बात लिखनी होगी, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि किस तरह का पदार्थ है उस पर निर्भर करता है कि रजिस्टिविटी कितनी होगी। तो देखिए, कॉपर की तारें हैं, चाहे कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, लेकिन कॉपर है तो सभी की रजिस्टिविटी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा डी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है। तो प्लास्टिक शीट तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर आपको बताना है कि इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो डिस्टिल वाटर यानी कि आसूत जल भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। वुडन शीट लकड़ी भी नहीं है। ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर क्या है, एक विद्युत का चालक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है। कह रहा है कि एक नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून, नॉन स्फेरिकल। तो देखिए, अगर प्रॉपर एक स्फेयर नहीं है, इस तरह की एक चम्मच है, मान लीजिए इस तरह की चम्मच का शेप है, ये स्पून का शेप है, तो इसको क्या माना जा सकता है। तो इसको माना जा सकता है पैराबोलिक मिरर माना जा सकता है, यानी कि परवलयाकार दर्पण माना जा सकता है। दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी होगी, चम्मच का ये वाला हिस्सा, ये भीतरी जो हिस्सा होता है वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और चम्मच का जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक कॉन्वेक्स की तरह, मिरर की तरह काम करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था जेम्स पी जूल, और इसको जो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकारी होगी, अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में कोई करंट अगर हम भेज रहे हैं तो कितनी हीट जनरेट करेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सही जवाब होगा आपका सी। तो इसको हम लोग कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकत्व नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित नहीं करता। मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लॉ है इसमें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो देखिए, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। ठीक है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, जो थंब रूल है, उसमें भी होती है, लेफ्ट में भी होती है और राइट में भी। लेकिन जो आपका फैराडे का नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की कोई बात नहीं होती। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। बेटा फैराडे का ये जो नियम है ये किसके लिए है, ये E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये है आपका मैग्नेटिक जो इंड्यूस ईएमएफ है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसके लिए है। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं? तो याद रखिएगा, प्राइमरी ऐसे याद कर लीजिएगा, जो प्राइमरी रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो में एक बार TIR होता है, एक TIR होता है, और 2 बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक। जो आपका सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो का मतलब जो आपका द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें 2 TIR होते हैं, इसीलिए पैटर्न जो है उल्टा हो जाता है। इसमें रेड कलर जो है आपको नीचे दिखाई देता है, ठीक है, और इसमें 2 ही बार रिफ्रैक्शन भी होता है, अपवर्तन भी 2 बार होता है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि प्राइमरी बोला गया है तो एक बार इसके अंदर TIR होगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 1। अगले सवाल पर आते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यहाँ बात की जा रही है, तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे, UCM का केस है, तो यहाँ एक त्वरण काम करेगा जिसकी दिशा किधर होगी, जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी और वेलोसिटी इस तरह से होगी। ठीक है, तो यानी कि आप ये बात याद रखिएगा कि जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, वेग के सदा लंबवत होती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, या फिर टुवर्ड्स द सेंटर। तो आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा आपका, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। देखिए, अगर आप ग्राउंड पर कोई बॉडी को रख रहे हैं तो बॉडी जो है ग्राउंड पर एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स कौन सा होगा, जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, mg। इसका रिएक्शन फोर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेगा और इस n की वजह से ही हम वस्तु के भार को महसूस कर पाते हैं। तो सही आंसर होगा किसकी वजह से, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, यानी कि इसके द्वारा धरातल पर लगाए जाने वाले बल के कारण ऐसा होता है। दोस्तों अगले सवाल की ओर हमें रुख करना होगा, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उनका साइज़ कितना होता है? तो उनका साइज़ जो है 1 नैनोमीटर से लगभग 100 नैनोमीटर तक होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे। किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी कि पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉयल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल इसको कहा जाता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दोस्तों इसको कहा जाता है, और ये इसको क्रेडिट दिया जाता है किसके लिए? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है, नाभिक की खोज के लिए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो सीधे जाते हैं और वो बाउंस बैक हो जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि एटम के सेंटर पार्ट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ है, और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो आंसर आएगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, यानी कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक की उपस्थिति को बताता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपसे एक पूछा गया है कि बताइए कि इनमें से आइसोबार कौन है? तो दोस्तों आइसोबार को हिंदी में कहा जाता है समभारिक, आइसोबार्स। तो आइसोबार को हिंदी में कहा जाता है क्या? समभारिक कहा जाता है। तो दोस्तों समभारिक वो होता है जिनके लिए मास नंबर क्या हो? एक जैसा हो, मास नंबर सेम रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तो ये आप यहाँ देखिए, मास नंबर अगर मैं किसी भी नाभिक को लिखता हूँ तो ZXA, तो दोस्तों ये जो कैपिटल A है दोस्तों, इसी को कहा जाता है मास नंबर। तो अब आप देखिएगा, मास नंबर इज सेम, ये बात याद रखिएगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 18AR40 और 20CA40, दोनों में आप देखिए कि जो उनकी द्रव्यमान संख्या है यानी कि जो मास नंबर है वो क्या है? वो एक जैसा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये समभारिक होंगे।
दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच निर्धारित होता है। देखिए पिच, मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट में भी एक बार बात आई थी। पिच का मतलब होता है श्रिलनेस यानी कि तीखी आवाज़। तो ये किस पर आधारित है? सीधी सीधी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो साउंड की जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड से क्या, एम्पलीट्यूड किस पर है? लाउडनेस पर है, ठीक है, प्रबलता कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इंटेंसिटी का भी लेना देना किससे है? इंटेंसिटी का भी लेना देना एम्पलीट्यूड से ही है। तो ये बात याद रखिए, वेवलेंथ किसी से रिलेटेड नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज। इनमें से एक्स रे का कौन सा मतलब गुण नहीं है? पहला है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बोला दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर, और देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा। दोस्तों जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए एक डायग्राम, ये देखिए। तो दोस्तों जब आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती है। तो हम अगर इसका सहारा लेंगे तो आप देख सकते हैं, साफ साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो एक्स रे है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। तो अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पे बोला गया था कि जो वेवलेंथ होती है किसकी? एक्स रे की, वो मच स्मॉलर देन विजिबल होती है, विजिबल से छोटी होती है। बात तो सही लग रही है। तो कह रहे कि दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर। तो हाई पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा की होती है, एक्स की नहीं होती है। एक्स की पेनिट्रेशन पावर होती है लेकिन उतनी हाई आप नहीं कह सकते। तो आंसर होगा आपका सी। आपको नॉट बताना था कौन एक प्रॉपर्टी नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो देखिए पहला कह रहा है कि इट इज ऑफ द सेम साइज एज द सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। कह रहा है कि इट इज लिटरली इन्वर्टेड यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट इज रियल इमेज, ये बात गलत है। रियल इमेज नहीं बनती है। इमेज कैसी बनती है? प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आगे बोला है इट इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से सही इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। तो आपको बताना था सही नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि पेरिस्कोप में जो प्लेन मिरर लगाए जाते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं। देखिए पेरिस्कोप को हम परिदर्शी कहते हैं, और पेरिस्कोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ये जनरली जो है पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है, अंदर से बाहर के नज़ारे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। और या तो इसमें प्रिज्म लगे होते हैं या 45 डिग्री पर, याद रखिएगा दोस्तों, 45 डिग्री पर दो प्लेन मिरर इस तरह से लगाए जाते हैं। तो आंसर आएगा प्लेन मिरर लगाए जाते हैं एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अगले सवाल पर चलते हैं। आपको बताना है कि मीडियम में स्पीड कितनी होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है। सो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से वी निकाल लेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸, और म्यू डिवाइड में चला जाएगा और म्यू है 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर होगा आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? तो देखिए अब यहाँ आपको दिया है पहले रेडियो वेव, मार्क कर देते हैं रेडियो वेव, ये लीजिए। फिर दिया है विजिबल, ये देखिए विजिबल हमने मार्क कर दिया। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड देखिए यहाँ पर है। और फिर बोला है अल्ट्रा वायलेट। तो इन सब में देखिए सबसे लास्ट में कौन आया है? इन सब में देखिए सबसे लास्ट में अल्ट्रा वायलेट आया है। तो जो आपको ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप के हिसाब से
जो वेवलेंथ कम है वो किसकी है, अल्ट्रा वायलेट की कम है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये जो K है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, और यूनिट ऑफ K याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ K की जो यूनिट होती है इज न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर कहाँ दिख रहा है, ये देखिए बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपका सही जवाब होगा न्यूटन पर मीटर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि x जो है टेम्परेचर है केल्विन में और y टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों के बीच सही रिलेशन क्या होगा। तो देखिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 273 ऐड करना होता है। तो सही आंसर होगा x इज इक्वल टू 273 प्लस वाई। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ रो बहुत ज़्यादा एनडी और सीडीएस में पूछा जाता है। यूनिट ऑफ रो इज़ याद कर लीजिएगा ओम मीटर होता है। तो आंसर क्या आएगा, ओम मीटर। देख लीजिए कहाँ पर है, अच्छा मीटर की जगह सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो आंसर आएगा आपका ओम सेंटीमीटर। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस नंबर 5। जल्द ही मिलेंगे आपसे प्रैक्टिस नंबर 6 के साथ। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए ताकि बहुत दूर तक ये वीडियो फैलती रहे। जय हिंद, जय भारत।